देखो हमने एंडोमेट्रियोसिस किया था और एडिनोमायोसिस किया था लास्ट टाइम। वो हमारे पास जो मेट्रियम था उसमें एबनॉर्मेलिटी आ रही थी, ठीक है। एंड वी डिस्कस्ड अबाउट दैट कि यूट्रस में किस तरह से वो बनते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल जो हमारे पास एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है वो किसी जगह पे बन जाता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करने लगे लियोमायोमा, ठीक है। ये एक्चुअली हमारे पास होता है मायोमा से आपको समझ आ रही है कि ये मसल जो है ना, मस्कुलर लेयर जो यूट्रस की होगी, हमने देखा था ना, अंदर वाली बिल्कुल एंडोमेट्रियम होती है, फिर मायोमेट्रियम होती है और फिर पेरीमेट्रियम होती है। तो जो मायोमेट्रियम होती है ना हमारे यूट्रस की, उसके अंदर एक्चुअली हमारा स्मूथ मसल जो ट्यूमर बनता है ना, स्मूथ मसल्स का जो हमारे पास कैंसर होता है उसको हम कहते हैं लियोमायोमा, ठीक है। और ओमा से आपको समझ आ रही है कि ये जो है एक बिनाइन ट्यूमर होगा, ठीक है। ओमा से आपको बिनाइन समझ आ रही है, मायोमा एज अ होल आपको पता चल रहा है कि इट इज़ एक्चुअली द मसल का ट्यूमर है, और लियो जो है एक्चुअली इट इज़ फॉर द स्मूथ मसल्स, ठीक है। अब बिनाइन ट्यूमर जो हमारे स्मूथ मसल से अराइज करते हैं मायोमेट्रियम के, उनको हम लियोमायोमास कहते हैं। अब इनके दूसरे नाम जो होते हैं ना वो दो होते हैं, आपने उन दो सारे नाम याद रखने हैं, ठीक है। इनको हम फाइब्रॉइड्स भी कहते हैं, ठीक है। इनको हम फाइब्रॉइड्स भी कहते हैं और इनको हम फाइब्रोमायोमास भी कहते हैं। तो इनके जो लियोमायोमा होता है ना, इसके दो और नाम होते हैं, फाइब्रॉइड्स भी हम कहते हैं और फाइब्रोमायोमास भी कहते हैं। अब इनको हम फाइब्रॉइड्स या फाइब्रोमायोमास क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमें क्या मिलती है, बहुत ज़्यादा ये फॉर्म होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फाइब्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इनको फाइब्रॉइड्स भी कहते हैं, बिकॉज ये ट्यूमर जो होता है ना इतने फॉर्म होता है, आपको पता है जहाँ पे हमारा जो है फाइब्रस टिश्यू हो ना, तो वो जो एरिया होता है, वो जो हमारे पास कोई भी ट्यूमर बना हो, कुछ भी हो, स्ट्रक्चर हो, वो बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाता है, सहत हो जाता है, ठीक हो गया। तो इस वजह से जो है ना लियोमायोमा के दूसरे नाम फाइब्रोमायोमास और फाइब्रॉइड्स भी हैं। अब कहते हैं कि मोस्ट कॉमन जो बिनाइन हमारे पास ट्यूमर आता है ना, ये वो वाला ट्यूमर है। मोस्ट कॉमन जो बिनाइन ट्यूमर है फीमेल्स के अंदर, वो कौन सा है? लियोमायोमास, ठीक है। और ये कौन सी फीमेल्स को अफेक्ट करता है? ये जो आपकी ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स होती हैं ना, उनके अंदर ये ज़्यादातर कॉमन होता है। रिप्रोडक्टिव एज में जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ये कॉमन होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से नज़र आते हैं, वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये आपको नज़र आ रहे हैं सारे ये वाले, ये जो बने हुए हैं बड़े बड़े मासेस, ठीक है। ये एक्चुअली आपके पास जो हैं लियोमायोमास हैं, ठीक है। जो हमारी मस्कुलर लेयर है, मायोमेट्रियम है हमारे यूट्रस की, उसके अंदर ये बिनाइन ट्यूमर्स हैं। बिकॉज कैसे बिनाइन पता चल रहा है? इनकैप्सुलेटेड हैं, एक जगह बैठे हुए हैं, कहीं मूव नहीं कर रहे, ठीक है। इसलिए इस वजह से बिनाइन होते हैं। फीमेल्स में मोस्ट कॉमन जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो यही होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो है ना, इनकी जो पैथोजेनेसिस है, मतलब ये क्यों बन जाते हैं फीमेल्स में, क्यों ये हमारे पास बिनाइन ट्यूमर्स इतने कॉमन होते हैं और मायोमेट्रियम के अंदर बन जाते हैं। तो इसकी पैथोजेनेसिस में ये होता है कि अगर ईस्ट्रोजन जो है उसकी अमाउंट जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, ठीक हो गया। उसकी वजह से किस में हो सकता है? आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में क्या होते हैं? हमारे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वगैरह होता है, ठीक हो गया। तो जो फीमेल ले रही होती है ना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या ईस्ट्रोजन्स ले रही होती है, या उसकी बॉडी में ईस्ट्रोजन ज़्यादा है, या वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। प्रेगनेंसी में भी हमारे पास इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में क्यों ज़्यादा हो जाते हैं? बिकॉज उसमें भी हमारे हार्मोन्स लेवल ज़्यादा होते हैं, ईस्ट्रोजन ज़्यादा हुआ होता है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो हमारे पास होता है, अगर कोई फीमेल जो है अर्ली मेनार्की है, मतलब उसकी जो वैसे तो मेनार्की की नॉर्मल एज होती है ना 11 to 13, ठीक है, 11 to 14 या इस तरह से। तो अगर उसको अर्ली मेनार्की हो गई, फॉर एग्जांपल उसकी मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हुई थी, वो उसको 9 ईयर्स में आ गई या 8 ईयर्स में आ गई, तो अर्ली मेनार्की में भी जो है ये इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो है नली पेरिस जो वुमेन होती है ना, उनमें भी हमारे पास जो है इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फाइब्रॉइड्स जो है ना, उनकी कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हम कह सकते हैं, और दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक्चुअली इसकी पैथोजेनेसिस में रोल प्ले कर रहे होते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये जो है देखें, अब ईस्ट्रोजन इसका मेन रोल प्ले कर रहा है। जिस भी कंडीशन में हमारा ईस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होगा तो इनकी अमाउंट जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। अब देखिए, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, प्रेगनेंसी है, अर्ली मेनार्की है, नली पेरिस वुमेन है, या ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गया, इन सब में ईस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा हो रहा होता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, फाइब्रॉइड्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी, जो भी वो कंडीशन होगी जिसमें ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, उनमें ये ट्यूमर जो है वो रिग्रेस कर जाएंगे। अब वो कौन सी स्टेज हो सकती है, वो कौन सी कंडीशन हो सकती है? वो कंडीशन ये हो सकती है कि किसी वुमेन को पहले जो है वो ये बने हुए थे, फाइब्रॉइड्स बने हुए थे, लेकिन पोस्ट मीनोपॉजल जैसे इसको मीनोपॉज हुआ, बिकॉज ईस्ट्रोजन लेवल जो है इट ड्रॉप्ड, ठीक है। ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है ना पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में, तो क्या होता है कि उसमें जो ये फाइब्रॉइड्स होते हैं ये रिग्रेस खुद ही कर जाते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियसली जो है ये रिग्रेस या श्रिंक करना शुरू हो जाते हैं।
इसके अलावा बुक में आपके पास जो है कि इनमें जो क्रोमोसोम्स के अंदर एबनॉर्मेलिटी आती है ना, वो कौन कौन सी है, क्रोमोसोम नंबर 6 एंड 12, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो जीन इसमें इन्वॉल्व होती है वो भी आपको पता होना चाहिए कि MED12 जीन, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअली हमारे पास कुछ ऐसी म्यूटेशंस आती हैं इन क्रोमोसोम्स पे, इन जीन्स पे, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस इज़ योर MCQ, ठीक है। MED12 जीन जो इसमें इन्वॉल्व होती है, दिस इज़ योर MCQ, कि कौन सी जीन की वजह से, एबनॉर्मेलिटी की वजह से एक्चुअली हमारे लियोमायोमास, मायोमेट्रियम के जो ट्यूमर्स हैं, बिनाइन ट्यूमर, वो इराइज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें इन्होंने खुद ही लिखा हुआ है कि ईस्ट्रोजन है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ है, और इनकी वजह से यहाँ पे आप और ऐड कर लें जो मैंने आपको बताया, प्रेगनेंसी में, अर्ली मेनार्की में, हार्मोन्स जो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा जो है नली पेरिस जो वुमेन होती हैं उनके अंदर जो है ये हमारे पास कॉमन होता है, तो ये आपने साथ ऐड कर लेनी है। इसकी जो पैथोजेनेसिस में रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं, ये भी आपके पास बहुत अच्छी पिक्चर है जिसमें बताया हुआ है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं क्या होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो ओबीस फीमेल्स होती है ना, अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती, एक्सरसाइज नहीं करती, खाती जाती हैं बस, और जो है ना अपनी जो है डाइट का ख्याल नहीं रखती, अपनी एक्सरसाइज वगैरह का ख्याल नहीं रखती, उनके अंदर ये लियोमायोमास बहुत कॉमन होते हैं, ठीक है। और बर्थ कंट्रोल जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर रहे होते हैं, अर्ली ऑनसेट ऑफ द पीरियड्स, अल्कोहल यूज़, डाइट लो ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है, एंड द फाइबर्स, ये हो गया डाइट का इशू, ठीक है। और ज़्यादातर जो है अमेरिकन रेस में, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स। इसमें जो न्यू वन है वो आप ऐड कर लें अपनी बुक पे, तो ओबेसिटी की वजह से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर हमारी डाइट में कम हो, अल्कोहल यूज़ की वजह से, ये और जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के। ये एक्चुअली हमारे पास यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जो होते हैं ना, उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ये आपको आनी चाहिए, ठीक हो गया। क्योंकि ये आपने मॉर्फोलॉजी में लिखना होता है ग्रॉस पिक्चर में कि आपको लोकेशन कहाँ कहाँ नज़र आ सकती है इसकी। तो यूट्रस में देखिए बिल्कुल अगर अंदर की तरफ है ना, जैसे ये आपको बिल्कुल अंदर की तरफ नज़र आ रहा है, ठीक है। इन जो सब म्यूकोजल, ठीक है, सब म्यूकोजल, ये हमारे पास सब म्यूकोजल हो गया। जो बिल्कुल बाहर की तरफ होगा ना, वो हमारे पास सब सिरोजल होगा। जो दरमियान में होगा ना, वो इंट्राम्यूरल होगा, ठीक है। और ये तीन आपके मेजर होते हैं। इसके अलावा आपके सर्विक्स में भी बन सकते हैं, आपके यूट्राइन कैविटी के अंदर भी बन सकते हैं, जैसे ये आपको यूट्राइन कैविटी में नज़र आ रहा है। बट ये है कि पेडंकलेटेड होते हैं, मतलब ये आपके जो सब म्यूकोजल और सब सेरोजल होते हैं ना, उनकी अगर छोटी सी स्टॉक निकली होगी और उसके साथ ये अटैच हुए होंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पेडंकलेटेड सब सेरोजल, पेडंकलेटेड सब म्यूकोजल, बस आपने याद रखना है, जो बिल्कुल अंदर की तरफ होंगे वो सब म्यूकोजल होंगे, जो बिल्कुल बाहर की तरफ होंगे वो सब सेरोजल होंगे, जो दरमियान में होंगे वो इंट्राम्यूरल होंगे, ठीक है। और ये पेडंकलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन पेडंकलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। मींस दैट कि किसी अगर स्टॉक के साथ अटैच है तो दे विल बी पेडंकलेटेड। तो इनको आप देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा है, सबसे रोजल है बिकॉज बिल्कुल बाहर की तरफ है। ये कौन सा है, सब म्यूकोजल है बिकॉज बिल्कुल अंदर की तरफ है। दरमियान में है तो कौन सा होगा, इंट्राम्यूरल होगा, ठीक है। और ये जो अंदर की तरफ बना हुआ है ये यूट्राइन कैविटी वाला है, और अगर ये से पेडंकलेटेड होगा तो उसको हम पेडंकलेटेड कह देंगे, ठीक हो गया। ये देखें यहाँ पे देखें, इंट्रा कैविटरी फाइब्रॉइड, मतलब कैविटी के अंदर बना हुआ है तो पेडंकलेटेड ही, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसकी मॉर्फोलॉजी कर लेते हैं। तो मॉर्फोलॉजी देखें, खुद आप मुझे बताएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ग्रॉस के अंदर, ग्रॉस के अंदर सबसे पहले आप कलर नोट करेंगे। इसका कलर क्या आपको शो हो रहा है, ये कलर किस कलर का है, ये ग्रे वाइट कलर का है, ठीक है। तो ग्रॉस में आपको क्या नज़र आएगा, ग्रे वाइट कलर नज़र आएगा, ठीक है। और क्या होगा हमारे पास जो है ये, इसके आपको अपेरेंस कैसी नज़र आ रही है, ये सारे फाइब्रॉइड्स हैं किस तरह के नज़र आ रहे हैं आपको, कौन सी शेप है इनकी, राउंड है, ठीक है, राउंड हो गए। और इनका जो हमारे पास जो है बॉर्डर कैसा है, ठीक है, सर्कमस्क्राइब्ड है, मतलब कि अच्छा बॉर्डर है इनका। डिस्क्रीट है, अलग-अलग बने हुए हैं, ये नहीं एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, डिस्क्रीट है, ठीक है, डिस्क्रीट है। और क्या है, सहज लग रहे हैं आपको, मतलब देखने से ही आपको सहज ऐसे लग रहा है, बहुत सहज हुए हैं, तो फर्म है, ठीक है। क्यों होते हैं मैंने बताया था, इसमें एक्चुअली फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ना, इस वजह से। अच्छा, वेरी इन साइज़ है, मतलब इनका साइज़ देखें, राउंड तो मतलब साइज़ इनका देखें, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो वेरी इन साइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रॉस में आप क्या लिखेंगे, ग्रॉस में आप लिखेंगे कि आपके पास जो कलर नज़र आ रहा है, आपको ग्रे वाइट नज़र आ रहा है, आपको राउंड मैसेज नज़र आ रहे हैं, ठीक है, वेरी इन साइज़ हैं, और जो आपको फॉर्म नज़र आ रहे हैं, और आपको जो है क्या नज़र आ रहा है कि जो है डिस्क्रीट नज़र आ रहे हैं, शार्पली उनको जो है सर्कमस्क्राइब्ड हैं। और क्या है, कितने हैं ये, मल्टीपल नहीं नज़र आ रहा है आपको, तो ये मल्टीपल है। और क्या है, नोड्यूलर है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स होगी ग्रॉस में लिखने के लिए।
अच्छा जी, उसके बाद जी इसकी जो आती है ना साथ में ग्रॉस में आप क्या लिख सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया लोकेशन, कि इनकी लोकेशन कहाँ-कहाँ हो सकती है। मैंने अभी आपको बताया कि सब सेरोज़ल हो सकते हैं, सब म्यूकोज़ल हो सकते हैं, जो कि पेडंकुलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन पेडंकुलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है? सब सेरोज़ल और सब म्यूकोज़ल। सर्विक्स में भी हो सकते हैं, ब्रॉड लिगामेंट में भी जा सकते हैं और इंट्राम्यूरल होते हैं। इंट्राम्यूरल का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल, ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना है। ग्रॉस पिक्चर हो गई याद। उसके बाद हम चलते हैं इसकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर की तरफ। ये इसकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है। आपको मायोमेट्री में ना, तो मायोमेट्री में क्या नज़र आएंगे, आपको स्मूथ मसल्स नज़र आएंगे ना। और बहुत ही करेक्टरिस्टिक पिक्चर इनकी ये होती है जो आपने मॉर्फोलॉजी में लाजमी लिखनी है। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? वो क्या है कि आपको स्मूथ मसल्स जो हैं वो वर्ल्ड पैटर्न में शो हो रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं ना, ऐसे ऐसे वर्ल्ड्स बनाए हुए हैं इन्होंने, ठीक है? गोल मटोल से गोल गोल इन्होंने वर्ड्स बनाए हुए हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे अरेंज हुए हुए हैं सारे। तो ये वर्ल्ड पैटर्न शो करते हैं लियोमायोमा के अंदर, ठीक है? तो ये आपने जो है इसकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में वर्ल्ड पैटर्न ही बोलना है कि वर्ल्ड पैटर्न ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स, ठीक है, इज़ अ करेक्टरिस्टिक फॉर द लियोमायोमा। ठीक हो गया? अच्छा, इसमें से तो एक चीज़ हमने कर ली ना कि वर्ल्ड पैटर्न होता है। दूसरी इसकी जो करेक्टरिस्टिक चीज़ होती है ना, वो क्या होती है कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, ये हमारे पास होते हैं क्या, ये होते हैं इनकी, अगर आप स्मूथ मसल्स के अंदर जाए ना, मतलब ठीक है इन्होंने वर्ल्ड पैटर्न्स बनाए हुए हैं, आपको ये स्मूथ मसल्स कैसे नज़र आ रहे हैं, ऐसे करके नज़र आ रहे हैं, लॉन्ग स्लेंडर, ठीक है? और इनका जो न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है वो ओवल सा नज़र आ रहा है, ठीक हो गया? और इनके साइटोप्लाज्म आपको कैसा नज़र आ रहा है, पिंकिश नज़र आ रहा है। तो इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म है, सारा जो साइटोप्लाज्म वो पिंक हुआ है, ठीक है? तो ये हो गया। और क्या, आपको जो न्यूक्लियस नज़र आ रहा है वो ओवल है, इलोंगेटेड है, और जो एंड्स हैं वो आपको कैसे नज़र आ रहे हैं, ब्लंटेड हैं, मतलब ऐसे जाकर टेपर हो रहे हैं, ब्लंट हो रहे हैं, ठीक है? सो ये हमारे स्मूथ मसल्स की शेप है। इनको हम शेप को कहते हैं सिगार शेप्ड, ठीक है? सिगार शेप, जैसे वो सिगर, ये आपको नज़र आ रहा है सिगार इन्होंने साथ बनाया भी हुआ है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि ये जो आपको नज़र आते हैं ना सिगार शेप नज़र आते हैं, ये जैसे ये वाले इस तरह का आपको नज़र आ रहा है, जैसे वो सिगरेट टाइप होता है ना एक चीज़, उसको आप सिगार कहते हो। तो इस तरह से आपको नज़र आ रहे होते हैं कि स्मूथ मसल्स इलोंगेटेड होते हैं, उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो इओसिनोफिलिक होता है, न्यूक्लियस उनका ओवल इलोंगेटेड होता है, ब्लंटेड एंडेड होते हैं उसके, ठीक है? तो इनको हम कहते हैं सिगार शेप्ड। तो ये आपने इसकी माइक्रोस्कोप में लिखना होता है वर्ल्ड पैटर्न, लाजमी लिखना है कि स्मूथ मसल्स की शेप कैसी होती है, सिगार शेप्ड होती है, और वो कैसे आपको नज़र आते हैं, ठीक हो गया? इसके अलावा जो है ना कुछ ऐसे लियोमायोमास होते हैं कि वो ना बहुत ही ख़तरनाक किस्म के नज़र आते हैं। इनको आप देखें ना अगर, तो ये आपको ना किसी मैनर्ड वे में नज़र आ रहे हैं, अच्छी सी उन्होंने वर्ल्ड पैटर्न बनाया हुआ है, और जो है ना इतने ज़्यादा स्मूथ मसल्स नहीं हैं। एक हमारे पास होते हैं, ये भी हमारे पास वही वाला लियोमायोमा बना हुआ है, देखिए वर्ल्ड पैटर्न है, ठीक है? स्मूथ मसल्स आपको नज़र आ रहे हैं, वो सारे किस तरह से बने हुए हैं, उनकी शेप कैसी है। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताना है कि एक हमारे पास जो है ना सेलुलर होते हैं, सेलुलर लियोमायोमा उसको हम कहते हैं। उसको सेलुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि ना उनमें ना बहुत ज़्यादा जो है ना, जो स्मूथ मसल्स यहाँ पे जो आपके नज़र आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक नहीं नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है? लेकिन उसमें क्या होता है, सेलुलर जो लियोमायोमा होता है ना, उसमें कैरेक्टरिस्टिक चीज़ ये होती है कि उसमें ना हमारा जो न्यूक्लियस होते हैं ना, उन एटिपिकल न्यूक्लियस होते हैं, मतलब वो ऐसे लगते हैं जैसे, ऐसे लग रहे होते हैं जैसे वो लियोमायोसार्कोमा है, मतलब कि मैलिग्नेंट लग रहे होते हैं, उनके फीचर्स मैलिग्नेंट वाले आ रहे होते हैं, एटिपिकल होते हैं, बिज़ारे ट्यूमर्स होते हैं, और उनके न्यूक्लियस में एटीपिया हुए होता है, जॉइंट सेल्स होते हैं, ठीक है? लेकिन उनको हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं कि अच्छा ये सब कुछ उनके अंदर होता है, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं उनको, इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं कि उनके अंदर ना माइटोटिक एक्टिविटी नहीं होती, जो कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है ना हमारी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के लिए, माइटोटिक एक्टिविटी वो उनमें नहीं होती, बाकी सारी वो कैरेक्टरिस्टिक जो है ना उनकी मैलिग्नेंट की लग रही होती हैं लियोमायोमास की, ठीक है? तो उनको हम कहते हैं सेलुलर लियोमायोमास। और भी आप चीज़ याद रख सकते हैं कि उसके अंदर हमें जो है ना जो सेलुलर लियोमायोमा होता है ना, उसमें कभी कभार हमें जो है ना रेड डीजनरेशन मिलती है, कभी सिस्टिक डीजनरेशन मिल रही होती है, कभी नेक्रोसिस मिल रही होती है, फैटी चेंज मिल रहा होता है, कैल्सिफिकेशन नज़र आ रही होती है, इन्फेक्शन, हाईलैंड डीजनरेशन, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है ना हमारे पास होते हैं। मतलब सेलुलर लियोमायोमास में जब आपने ये याद रखने कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्मूथ मसल्स होते हैं और उनके एटिपिकल सेल्स होते हैं, लेकिन उनका डिफरेंशिएटिंग चीज़ ये होता है लियोमायोसार्कोमा से, मैलिग्नेंट से, कि वो जो है ना हमारे उनमें स्मूथ मसल्स के एलिमेंट्स वो माइटोटिक एक्टिविटी नहीं होती। देखिए हमारे पास ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से कितनी ज़्यादा यूट्राइन फाइब्रोइड की एक्टिविटी, मसल्स भी ज़्यादा हो रहे हैं और दूसरे ईसीएम कंपोनेंट्स भी ज़्यादा हो रहे हैं। एक आपने लास्ट बात याद रखनी है कि ये जो सब म्यूकोजल वाले होते हैं ना, ये ब्लीड करते हैं, याद रखना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है।
कौन से ज़्यादा ब्लीडिंग करते हैं? सब म्यूकोज़ल वाले। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो क्रीप होते हैं, मतलब अंदर की तरफ होते हैं ना, तो ब्लीडिंग इनमें से ज़्यादा होती है। ठीक हो गया? सो ये आपका लियोमायोमा का क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होगी पेशेंट को, ठीक है, फीमेल को, और उसकी वजह से उसको फटीग हो जाएगी, उसका सारा ब्लड तो निकलता जा रहा है, फटीग ही होगी ना, उसका हीमोग्लोबिन वगैरह सब कुछ कम हो गया होगा, पेन उसको हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से आप डायग्नोसिस की तरफ जाते हो वो ये कि लार्ज यूट्रस है, ठीक है, और उसके अंदर मल्टीपल पैल्पेबल मैसेज हैं। ये वो वाले हो गए सारे मल्टीपल पैल्पेबल मैसेज, हमने एक में ही पढ़े हैं, वो लियोमायोमास हैं जिसमें सब म्यूकोजल, सब सीरोजल वगैरह। डायग्नोसिस आपने बतानी है और साइट्स बतानी है कहाँ पे ये होता है, आपने बताना है कि हार्मोनल इन्फ्लुएंस से क्या होता है और साइज़ कैसे चेंज हो रहा होता है वो आपने बताना है, ठीक हो गया, और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस बतानी है। दिस इज़ ऑल अबाउट द लियोमायोमा।